नमस्कार दोस्तों, आज की मैथ्स क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए थे, उसे आज हम कोशिश करते हैं कवर करने की। तो क्लास को शुरू करते हैं। फटाफट से कॉपी पेन निकाल लो, स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा, साथ के साथ आपने भी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको पता लगे कहां तक की आपकी तैयारी हो गई है। और इसके साथ एक छोटी सी बात और पूछना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका सफर मेरे साथ इस सब्जेक्ट के लिए जारी रहे तो किस तरीके से आप चीजों को आगे बढ़ाना चाहेंगे। ये जो मैं तरीका इस्तेमाल कर रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, ये सही है या कुछ और होना चाहिए, तो प्लीज यार एक बार है ना कमेंट करके मुझे जरूर बताना। वीडियोस पे व्यूज कम आ रहे हैं, पता नहीं आप लोग क्या चाहते हैं, मैं क्या करवा रहा हूं, तो एक बार ये क्लियर हो तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना है आपने। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन बोर्ड पर आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि 1001 का क्यूब ये किसके बराबर होगा। तो आप देखिए यहां पर ये क्वेश्चन क्यूब का है, घन का है। जैसे अगर मैं कहूं, यहां पर लिखता हूं क्योंकि इधर फिर क्वेश्चन करना पड़ेगा। 1 का क्यूब, 1 का क्यूब का मतलब क्या होता है भाई, जितनी पावर होती है उतनी बार बेस मल्टीप्लाई होता है। तो 1 का क्यूब किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है। 2 का क्यूब, अब 2 का क्यूब 2 इंटू 3 6 नहीं लिखते, जितनी पावर होती है मैंने कहा उतनी बार बेस मल्टीप्लाई होता है। तो 2 का क्यूब क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। ये मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, एक तरीका बताऊंगा मैं तुम्हें। 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का जो क्यूब होगा दिस इज इक्वल टू 1000। ठीक है भाई, ये 10 तक के क्यूब आपको आने चाहिए क्योंकि जो ट्रिक हम इस्तेमाल करने वाले हैं उसमें इसका हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, 1001 का क्यूब, इसका मतलब यह है कि 1001 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें। अब एक तरीका तो यह है कि भाई आप इसको ऐसे लिख के शुरू हो जाए करना। ठीक है भाई, अब इसके लिए तो क्या सिखाऊं, जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को फिर से हम 1001 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आप कर सकते हैं खुद, इसके लिए कुछ सिखाने वाला नहीं है। जो सिखाने वाली चीज है उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर हमें एक छोटा सा क्वेश्चन करना है, लेट क्वेश्चन इज 24 का क्यूब। 24 का क्यूब इसको समझना है, ये समझ में आ गया तो इसी से हम इसको करेंगे। 24 के क्यूब को अगर हम सोल्व करेंगे या तो हम 24 इंटू 24 इंटू 24 कर लें या क्या करें, इसके लिए आपने क्या करना है, जो ट्रिक है, सबसे पहले इस 2 का क्यूब करना है। आपने क्या करना है, इस 2 का क्यूब करना है। तो 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा। किसी को नहीं पता तो वो मैंने यहां लिखा है, 2 का क्यूब कितना है, 8। ठीक है, फिर इस 4 का क्यूब करना है। इस 4 का क्यूब क्या बनेगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना बनेगा, 64। थोड़ा सा गैप देके लिखना है भाई। 4 का क्यूब कितना बनेगा, 64, गैप देके लिख दिया आपने। ठीक, अब क्या करना है, 2 गुना 4, ये आपने करना है 2 इंटू 4। सबसे पहले हमने इनके क्यूब करे थे, अब क्या करना है 2 इंटू 4 विच इज 8। ये क्या है, दिस इज 2 इंटू 4। ठीक है, 2 चौके 8। अब 8 की मल्टीप्लाई यहां करें, 8 दूनी 16, 8 की मल्टीप्लाई यहां करें, 8 चौके 32। फिर से बता रहा हूं मैंने क्या किया, सबसे पहले 2 का क्यूब 2 की पावर 3 जो कि 8 होगा, 4 का क्यूब यानी कि 4 की पावर 3 विच इज 64। फिर 2 गुना 4 8 होता है, 8 की एक बार इधर मल्टीप्लाई, 8 की एक बार इधर, 8 दूनी 16, 8 चौके 32। अब जो ये बीच वाले हैं ना, ध्यान रखना, इनका डबल नीचे लिखना है। 32 का डबल कितना होता है, 64। 16 का डबल कितना होता है, 32। बस ये सजावट थोड़ी सी करनी थी आपने। अब सीधा हमारा क्वेश्चन आंसर देगा कैसे। अब आपने एडिशन करना है, जमा करनी है। तो कैसे एडिशन करते हैं, देखो इस लाइन का सभी का एडिशन करना है। तो इसका एडिशन करेंगे तो कितना बनेगा, 64। इसका टोटल कितना बन रहा है, 64। लेकिन जब हम सम करते हैं तो यहां पर सिर्फ एक डिजिट रखते हैं। इसका मतलब यहां पे ये जो 6 है इसे हम क्या करेंगे, आगे भेज देंगे एज ए हास्य। ठीक है भाई, तो अब इस पूरी लाइन का टोटल करते हैं। 6 2 8 और 4 12, 6 3 और 1 10। इस पूरी लाइन का जो टोटल है वो आ रहा है 102। ठीक है भाई,
तो इस पूरी लाइन के नीचे भी हमने एक ही डिजिट रखना है, जो एक्स्ट्रा है उसको हम भेज देंगे कहां, आगे। ठीक है भाई, क्लियर है। अब फिर से इस पूरी लाइन का टोटल करो, तो तुम कहोगे 6 और 2 8, 3 4 और 1 5, 58 आया। इस 58 में से भी इस 5 को हम आगे भेज देंगे, और लास्ट लाइन में टोटल 8 और 5 कितना बनेगा, 13। ठीक है, तो 13,824 कौन कौन सा, ये और ये हमने लिख लेना है, ये हमारा आ जाएगा आंसर 13,824। यानी कि अगर हम 24 का क्यूब करेंगे तो वो कितना आएगा, 13,824। यहां तक अगर ये बात समझ में आ गई, तो ऐसा ही कुछ हम यहां पर भी करने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ये तो आप सभी कर सकते हैं। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो अब यहां पे मैंने 2 डिजिट का आपको क्यूब सिखाया है, लेकिन यहां तो डिजिट 4 आ गए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, और भाई कहीं पर ये कुछ नहीं समझ में आया तो भाई वीडियो को दोबारा देख लेना आप, ठीक है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो फिलहाल हम इसकी तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन था 1001 और इसका हमने करना है क्यूब। तो इसके लिए अब आपने क्या करना है, हमने तो 2 डिजिट का क्यूब निकालना सीखा है, लेकिन यहां तो आ गए 4 डिजिट। तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, ये जो स्टार्टिंग के 3 दिख रहे हैं इनको मानना है आपने 1 डिजिट, और ये बनेगा आपका दूसरा डिजिट। ठीक है, ये 1 डिजिट का काम करेगा, ये दूसरे डिजिट का काम करेगा। इतना अगर समझ में आया तो अब करना क्या था, तरीका वही जो अभी सिखाया मैंने। क्या, सबसे पहले इस पहले वाले का क्यूब करो। तो 100 का क्यूब करेंगे तो कितना बनेगा, 1 के आगे 6 टाइम 0। जब हम 100 इंटू 100 इंटू 100 ऐसा करेंगे, ये क्या है, यही तो है 100 का क्यूब। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा, 1 के पीछे 2 2 4 और 2 6 0। ठीक है, फिर गैप देके 1 का क्यूब करोगे तो 1 का क्यूब तो भाई 1 ही होता है, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, इन दोनों का। तो 100 इंटू 1 कितना बनेगा, 100 ही बनेगा। 100 इंटू 1 करेंगे तो 100 आएगा। 100 की मल्टीप्लाई इससे, एक बार इससे, तो इससे करते हैं पहले। तो 100 इंटू 100 कितना बनेगा, 4 0 बन जाएंगी, 2 और 2 4। 100 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या बनेगा, 100 ही रहेगा। ठीक है, फिर क्या बताया था, बीच वालों का डबल, इसका डबल करेंगे तो 10,000 का डबल क्या हो जाएगा, 20,000। 100 का डबल क्या बनेगा, 200। बस हो गया काम। इस लाइन के नीचे एक सिंगल डिजिट है भाई, देख लो सिंगल डिजिट है, कुछ भी आगे नहीं जाएगा। फिर अगली लाइन का टोटल कितना बन रहा है, 300। अब 300 टोटल बना तो मैंने कहा था एक ही डिजिट रखना है यहां पर, तो इस एक्स्ट्रा को कहां भेज देंगे, यहां पर भेज देंगे। ठीक है, तो ये अब इस लाइन का टोटल 20 और 10 30, तो 30 और ये यहां पर। ठीक है भाई, इस लाइन का जो टोटल बनेगा वो कितना बनेगा, 30,030। ठीक है, फिर से डिजिट तो एक ही रखना है ना यहां पर, तो ये एक्स्ट्रा वाली चीज कहां भेज दे, आगे भेज दे। तो यहां पे कितना बनेगा हमारा, 3003। ठीक है, तो अब इसका टोटल करेंगे तो बनेगा 1003,003। ठीक है, तो आंसर फाइनली क्या लिखा जाएगा, 100,3,003,001। देखो ये एज इट इज लिखा है यहां तक 3 तक, फिर ये वाली 0 है, ये वाली 0 है और लास्ट में 1 है। तो ऐसा आंसर तुम्हें दिखाई दे रहा है भाई कहीं पर, बिल्कुल दिखाई दे रहा है भाई, दिखेगा काहे के लिए नहीं है, कहां लिखा हुआ है, 100,300 ऐसा दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। तो ये बनेगा इसका सही आंसर। आप इसको ऐसे भी करके देख सकते हैं, कैलकुलेटर में करके देख लेना, आंसर ये बनेगा। लेकिन इससे क्या होगा, थोड़ा सा फास्ट होगा, और फास्ट तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे फास्ट नहीं होगा। मैं तो लिख दे रहा हूं फटाफट, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तभी ये आपको फास्ट लगेगा। ठीक है, तो इसी के साथ फिर बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पढ़ लें। और ये मैंने क्यूब लिखे थे क्योंकि 10 तक के क्यूब हमारे यहां पर इस्तेमाल होते हैं मोस्टली, 2 डिजिट का अगर हम क्यूब करते हैं तो क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उस संख्या का 120% क्या होगा। इफ 20% ऑफ अ नंबर इज 120 देन 120% ऑफ दैट नंबर। तो भाई सीधा सही है कि 20% अगर हमें 120 दे रखा है, तो अगर तुम 100% निकालोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। फिर तुम उस नंबर का 120% बताओगे, बोला नंबर का 120% क्या होगा। लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं है, अगर 20% 120 के बराबर है तो तुम सीधा ही 120% निकाल दो, 100% की जरूरत ही नहीं है।
तो 20% 120, तो 120% कितना होगा, तो 120/20 गुणा में 120। ध्यान रखना ये जो परसेंटेज वाला साइन है ये कट जाएगा। और किसी को अगर दिक्कत आ रही है तो दूसरे तरीके से भी लिख सकता है, कैसे कि भाई 20% जो होता है ये होता है 20/100। तो आप नंबर मान लें 100 और ये हो गया संख्या का 20%, यानी कि नंबर 100 का 20% निकालोगे तो 20 ही आएगा। तो 20 की वैल्यू 120 थी, 120 की तुमसे पूछ रहा था, बस इतना सा करना था। तो ये पॉइंट, ये परसेंटेज से परसेंटेज तो कट गया भाई, 20 छिके 120 और 12 छिके 72, तो 720। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, 720 आंसर बनेगा। तो ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो कुछ क्वेश्चन आसान भी होते हैं भाई, ठीक है। और जब मैं क्वेश्चन से जुड़ी बातें बताता हूं तो कई बार थोड़ा सा समय भी ज्यादा लग जाता है, लेकिन कुछ बातें जरूर ऐसी हैं जो आप सीखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से 20% दे रखा था, 120% निकाल देना। तो इसी के साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये आ चुका है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो ये कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। यू हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आउट ऑफ दिस फ्रैक्शंस। 6/11, अगला है 13/18, फिर है हमारा 15/22, 19/36 और लास्ट हमारा है 5/6। हमने इनमें से सबसे छोटा फ्रैक्शन देखना है। तो अब इसका तरीका क्या होगा, देखो मैं एक आसान सा तरीका बताता हूं। तरीका क्या, ये नहीं कि इसको पॉइंट्स में लेके जाए, नहीं। आप भाई 6 को 11 से डिवाइड करो पॉइंट्स में, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है, इस 6 और 11 का डिफरेंस देखना है, कितना है, 5 है। 6 और 11 में 5 का अंतर है। इस ऊपर वाले नंबर को आपने इससे डिवाइड कर देना है, इस डिफरेंस से। तो कितना बनेगा, 1.2 बनेगा, ठीक है भाई। 13 और 18 गैप कितने का है, 5। तो 13 को तुमने डिवाइड कर देना किससे, 5 से। तो कितना बनेगा, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, नहीं 5 दूनी 10, 5 छिके 30, 2.6 बनेगा, ठीक है। इसी तरह से 15 और 22 का गैप कितने का, 7 का। तो इस 15 को तुमने डिवाइड कर देना 7 से, दिस बिकम्स 7 दूनी 14, 2 पॉइंट समथिंग बनेगा, कोई बात नहीं, छोड़ दो। उसके बाद 19 और जो 36 का गैप है तो वो कितने का है, 17 का। तो 19/70 इस ऊपर वाले को इस गैप से डिवाइड करना है, ठीक है भाई। तो 17 एकम 17। अब यहां पे चलाना पड़ेगा, देखो ये भी 1 पॉइंट आ रहा है, ये भी 1 पॉइंट, और हमें छोटा ही ढूंढना है तो इसलिए इसको करना पड़ेगा। तो 17 एकम 17 बचा कितना, 20। फिर से 17 एकम 17 पे चलेगा, ठीक है भाई, बात आ रही है समझ में। ये तो 1.2 पे खत्म है। सिमिलरली लास्ट वन, डिफरेंस इज 1 और 5 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको 5 देगा। और आप देख पा रहे हैं साफ साफ इन सभी में ये वाला सबसे छोटा है, तो आंसर बनेगा 19/36। तो ऐसा कहीं दिखाई दे रहा है तुम्हें, बिल्कुल ऑप्शन डी में साफ साफ लिखा हुआ है 19/36। तो ये तरीका इस्तेमाल करें, फास्ट भी है, आप फटाफट कर भी सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति, ठीक है, परसेंटेज में भी आ जाता है वैसे। क्या क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि होती है तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी कर दी जाए कि इसका क्षेत्रफल एक समान रहे। इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 25%, लेंथ को इंक्रीज कर दे 25% से, देन हाउ मच परसेंट शुड डिक्रीज इट्स ब्रेड्थ सो दैट एरिया रिमेन्स सेम। एरिया पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो रेक्टेंगल आप सभी जानते हैं कैसी होती है, आयत ऐसी होती है भाई, ठीक है, आप सभी को पता है इसके बारे में। ये लंबाई होती है इसकी, ये चौड़ाई होती है। तो कह रहा है कि अगर लंबाई 25% से बढ़ा दी जाए तो चौड़ाई को कितने परसेंट से घटा दिया जाए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम में आता है ये वाला क्वेश्चन। और करना क्या है, बिल्कुल आसान सा तरीका भाई। अगर लंबाई 25% बढ़ा दी गई तो इस क्वेश्चन की पहचान सुन लो क्या है। एक चीज को बढ़ाया तो दूसरी को कितना कम कर दें सो दैट कि एरिया पे कोई इफेक्ट ना आए। तो इसकी पहचान अगर आपको पता लग गई तो तुमने ऊपर लिखना है 25 बटे में नीचे लिखना है 125 यानी कि 100 में जोड़ के, और कितने परसेंट उसके लिए मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100% से। और किसी को परसेंट अच्छा नहीं लगता तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना भाई, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। तो मैंने क्या बोला कि अगर लंबाई 25% बढ़ा दी तो तुमने ऊपर लिखना है 25, नीचे बढ़ाने पर 100 में ऐड करके लिखना है, और अगर ये बोलता घटा दी जाए तो फिर 100 में से माइनस करके नीचे लिखना है। याद रहेगी बात, ठीक है। बढ़ाने पर नीचे प्लस, घटाने पर नीचे
माइनस, तो बस काट दो। 25 पंजे 125, 5 से काटेंगे 20 पे, सो आंसर बिकम्स 20%, यानी कि चौड़ाई को 20% से घटा दिया जाए, तो ऑप्शन बी। तो पहचान समझ में आ गई, एक चीज बढ़ी तो दूसरी कितनी कम कर दें, यही पहचान है। अगर ये कम कर दी जाए तो ये कितनी बढ़ा दें, सो दैट की एरिया रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन बी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डेसिमल फ्रैक्शन, भिन्न का एक क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, बच्चा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1.27 बार किसके बराबर है, 1.27 बार। ठीक है, तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, देखो ध्यान से। तुम मुझे बताओ इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, हालांकि पूरा डिटेल लिख रहा हूं लेकिन फिर फटाफट भी बताऊंगा। इसको मैं ऐसे तोड़ के लिख सकता हूं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब ध्यान दो, इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसको, ये तो 1 है, इसको तो छेड़ना ही नहीं। इसको कैसे सोल्व करते हैं, डेसिमल के बाद जो लिखा है तुमने वो लिखना है। डेसिमल के बाद क्या लिखा है 27, तो तुमने भी लिखना है। अपॉन में जितने डिजिट्स के ऊपर बार दिखाई दे रही है उतने 9 नीचे लिखने आपने। क्या लिखोगे, उतने 9। ध्यान रखना 9 नहीं लिखना, कभी सोचो 3 लिख दे, 4 लिख दे, नहीं लिखना, सिर्फ 9 ही है। तो यहां पे अब ये बन गया कुछ इस तरह से। अब ये कटे तो काट देना, 9 3 27, 9 11 99। अब इसको सोल्व कर दो, 11 एकम 11, 11 में 3 ऐड करूंगा कितने बनेंगे 14, तो 14/11, या तो ऐसे। अब ऑप्शन में कैसा दे रखा है, बिल्कुल 14/11 दे रखा है, तो फिर ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने सोल्व करना है। फटाफट कैसे लिखा जाए भाई, अगर फटाफट आप लिखना चाहते हो तो इसी को आप अगर समझ गए हो तो आप क्या लिखोगे, तुम कहोगे कि ये 1.27 को हम लिखेंगे 1 सही 27 बटे में, पॉइंट के बाद इनके ऊपर बार है तो क्या लिखते हैं, बार के नाम के 9 लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हो। तो ऐसे से ये शॉर्ट रहेगा, लेकिन सिखाना था इसलिए मैंने ऐसा लिखा। तो इसको काटेंगे, 9 3 27, 9 11 99, तो 11 एकम 11 और 3 14/11, तो इस तरीके से भी आ सकता है। थोड़ा सा और भी बता देते हैं, मान लो यही क्वेश्चन ऐसा होता 1.2 और 7 के ऊपर बार, मान लो बार सिर्फ 7 के ऊपर होती, तो फिर फटाफट से कैसे लिखते हैं, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, दिस इज 1.27 बार को कैसे लिखना है 27। ठीक है, डेसिमल के बाद जो है वो लिखना है, मैंने बताया था। फिर अगर दोनों पे बार थी तो हम क्या लिख रहे थे, 2 बार 9 लिख रहे थे। लेकिन ध्यान दो यहां पे क्या गड़बड़ है कि इसके ऊपर बार ही नहीं है, तो इसको तुमने पहले तो करना है माइनस, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके नाम की लिखनी है 0। ठीक है, दिक्कत आ रही है तो मैं थोड़ा सा डिटेल में लिख देता हूं कैसे करना है इसको, कि आप इसको ऐसे लिखें 1 + 0.2 और 7 के ऊपर बार। ठीक है, 1 तो एज इट इज रहेगा, इसको क्या लिखना है, डेसिमल के बाद जो है वो पूरा लिख दें पहली बात तो। फिर जिस पे बार नहीं है उसको माइनस करते हैं, अगर पूरे पे बार होती तो मैं बता चुका हूं, बार नहीं है तो उसको माइनस कर दें, इस बार वाले के नाम का 9 और इसके नाम की 0, तो ये क्या बनेगा, दिस इज 1 + 25/90। ठीक है, बस यही चीज यहां पर डायरेक्ट आ जाएगी, तो आपको बार बार पंगे नहीं लेने पड़ेंगे। 1 सही 25/90, तो काट दो भाई, 5 से 5 पंजे 25, 5 से 18 पे बेटा, तो 18 कम 18 और 5 23/18। बात आ रही है समझ में, तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था, मैंने सोचा बता दूं यार कि ये भी साथ के साथ आपको आ जाए। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाँ जी देखो क्या कह रहे हैं, यदि एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो यह 8 गुना हो जाएगा इफ अ सर्टेन सम अंडर सर्टेन रेट ऑफ CI becomes twice of itself in 15 years, then in how many years will it becomes 8 times। तो देखो चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन है, तो इसमें करना क्या है, इसमें यह करना है आपने कि अगर मैं इसको समझाऊं कि भाई मेरे पास था 1 रुपया, ठीक है, 1 भी मान सकते हो 100 भी मान सकते हो, और ये कितने हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, कितने साल में, 15 साल में। ऐसा लिखा है, देखो क्या बोल रहे हैं कि एक धन CI से कंपाउंड इंटरेस्ट से 15 साल में डबल हो जाता है, इसका मतलब 1 के 2 बन गए, यानी कि ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है। भाई मेरे पास 1 था 2 हो गए, आप 100 भी लिख सकते हो, इधर 200 भी लिख सकते हो। फिर से जैसा चेंज इस 15 साल में हुआ ऐसा चेंज अगले 15 साल में फिर से होगा, यानी कि अब मेरा 2 रुपया जो है
क्योंकि आप सभी जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर ब्याज मिलता है, आप सभी को पता है ये बात, कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर ब्याज मिलता है, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये 2 रुपए फर्दर प्रिंसिपल का काम करेगा और अगले 15 साल के अंदर फिर से इस 2 का डबल यानी कि 4 हो जाएगा। फिर 4 रुपए का अगले 15 साल में फिर से क्या हो जाएगा, डबल यानी कि 8। जैसा चेंज इस 15 साल में हुआ ऐसा ही अगले 15 साल में भी और ऐसा ही अगले 15 साल में भी। तो यहां से जो टाइम पीरियड बनेगा ये बनेगा 45 ईयर। तो 45 साल इसका आंसर बन जाएगा भाई। तो 45 साल लिखा ऑप्शन सी में। इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, मेरे पास था 1 रुपया, ये हो गए 2, कितने साल में ये बनेंगे 8। ये यहां से यहां तक 15 साल लगे, यहां से यहां तक मुझे 15 साल लगे, तो कितने साल में ये 8 बन जाएंगे। तो इसको अब कैसे करते हैं, देखो यहां पे, यहां ये क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट में दिया जाता है, जैसे ये 2 की पावर 1 है और ये नंबर भी 2 की पावर्स में दिया जाएगा। 8 जो होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 की पावर 3 है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 0, इसको 2 की पावर 0 लिखा जा सकता है भाई, ठीक है। तो यहां से अब हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसमें तो अगर ये ज्यादा होता तो फिर बहुत ज्यादा लिखना पड़ता, मान लो ये 64 गुना पूछ लेता कितने टाइम में होगा, फिर तो इसी में रह जाते। तो फिर इसका तरीका ये होता है क्या कि 0 से 1 पावर तक, इस 0 से 1 पावर तक कितने साल लगते हैं, 15 साल। भाई 0 से 1 सिखाना है हमें तो 15 साल में सीखेगा। तो 0 से 3 सिखाना है तो 0 से 3 सिखाने के लिए तो इसका मतलब 3 गुना लगेंगे, तो यानी कि 45 साल, ये फिर आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो 45 ईयर जो है वो आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ठीक है, क्लियर। इसी के साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ चुका है, देखो एक बार करके। एक तो यार ये काला काला बोर्ड क्यों हो रहा है भाई। अच्छा वीडियो पसंद आ रहा है तो यार लाइक कर देना, बिना कहीं कर भी दिया करो तुम। अच्छा चलो कोई जबरदस्ती नहीं, मत करना, ठीक है, बस देख लो पढ़ लो, ठीक है। पता लगा इसी वजह से पता लगा क्लास ही नहीं देखते हो तुम, है ना। बोला कि सर तो ये बोलते हैं कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कुछ नहीं बोलता भाई, क्लास देख लो, सीख लो। यदि a की पावर x बराबर है b की पावर y बराबर है c की पावर z और b स्क्वायर ac के बराबर है तो y की वैल्यू क्या होगी। तो जैसा बोल रहे हैं लिख देते हैं ना भाई, a की पावर x बराबर है b की पावर y बराबर है c की पावर z, ठीक है। तो ये हमें दे रखा है, तो इसको सोल्व करने के लिए भाई याद रखना क्या करते हैं, हम एक कांस्टेंट k मान लेते हैं। क्या मानते हैं, कांस्टेंट k। अगर मैथमेटिक्स में ऐसे 3 चीजें बराबर दे रखी हो ना तो इसको एक कांस्टेंट k मान लेते हैं सोल्व करने के लिए। तो यहां से मुझे बताओ a की पावर x ये तो k के बराबर हुआ, सिमिलरली b की पावर y भी तो k के बराबर हुआ और c की पावर z भी k के बराबर हुआ। इतनी बात समझ में क्लियर। अब मुझे एक बात बता दो, अगर मैं तुम्हें कहूं कि यार a की पावर x अगर k है तो a किसके बराबर होगा, तो तुम कहोगे सर जी इसके सिर पे तो x बैठा है तो क्यों ना इस x को हटा दे। तो हटेगा कैसे, इसको x से डिवाइड कर दो, इधर करोगे तो फिर इधर भी करना पड़ेगा, देखो हिसाब तो बराबर रखना पड़ेगा। तो a की पावर x बटे x, क्योंकि x को खत्म करने के लिए मैंने x से डिवाइड किया तो इधर भी 1/x करना पड़ेगा। इससे अब ये तो कट जाएगा और a किसके बराबर बनेगा, k की पावर 1/x, ठीक है। a की वैल्यू जो आएगी वो बनेगी k की पावर 1/x। तो इस बात को आप ऐसे भी याद रख सकते हो क्या कि जब मुझे पावर इधर नहीं चाहिए तो मैं इसको इधर से इधर फेंक दूंगा, बराबर है ना, बराबर के उस ओर फेंक दूंगा। तो जब इसको फेंकूंगा ना तो भाई ये घूम जाएगी, पलट जाएगी, तो फेंकने से क्या हो जाएगा, ये उल्टी हो जाएगी, तो y है तो 1/y बन जाएगा। सिमिलरली c क्या बनेगा, k की पावर 1/z, ठीक है। तो यहां से हमें abc की वैल्यू मिल गई और फिर वो क्या कहना चाह रहा था, वो कह रहा था कि b स्क्वायर जो है ना वो ac के बराबर है, वो ये भी बोल रहा है। तो भाई b की वैल्यू मेरे पास है तो क्यों ना मैं रख देता हूं, तो क्या बन गई, b की वैल्यू रखी k की पावर 1/y और इसका क्या है, स्क्वायर है, इक्वल्स टू a इंटू सी। a की वैल्यू क्या है, k की पावर 1/x और c की वैल्यू क्या है, k की पावर 1/z, ठीक है। यहां तक बात आ गई समझ में। अब इतना अगर तुम्हें समझ में आ गया तो अब देखो यहां पे ये 2 यहां पे मल्टीप्लाई करेगा तो k की पावर 2/y बनेगा और यहां पे ये एक रूल होता है, लॉज ऑफ इंडिसेस होता है क्या कि अगर x की पावर a को हम x की पावर b से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x की पावर a प्लस b बन जाता है।
मतलब क्या भाई, अगर 3 की पावर 2 को 3 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 3 की पावर 2 जमा 5 यानी कि 7 हो जाता है। ये रूल है। और रूल भी क्या है, रट्टा तो मारना ही नहीं यार चीजों का। 3 की पावर 2 का मतलब 3 की 2 बार मल्टीप्लाई, 3 की पावर 5 का मतलब 3 की 5 बार मल्टीप्लाई, तो 2 बार यहां 5 बार यहां, तो टोटल होगी 7 बार मल्टीप्लाई। तो सेम इसी तरह से बेस सेम है तो इन पावर्स को हम ऐड करेंगे, तो इसको लिखेंगे 1/x प्लस 1/z। ठीक है, यहां तक भी समझ में आया। अब इतना समझ में आ गया तो एक रूल और होता है क्या, कि अगर पैर बराबर हो जाए तो फिर सिर को बराबर रख सकते हैं। देखो ये पैर हैं तो दोनों पैर बराबर हैं, तो फिर तुम सिर को बराबर रख सकते हो। देयरफॉर 2/y इज इक्वल टू 1/x प्लस में 1/z, ऐसा लिख सकते हैं। और हमें वैल्यू किसकी बतानी है, y की बतानी है, तो फिर इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। तो सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने से हमें क्या मिलेगा, 2/y बराबर है एलसीएम क्या बनेगा, xz। यहां लिखूंगा z प्लस में x। ठीक है, इसका एलसीएम क्या बनेगा, xz, और यहां पे z और यहां पे प्लस में x। एलसीएम लिया है भाई और कुछ नहीं किया। कभी तुम सोचो ये क्या बना, तो यहां से अब xz को इधर ले आता हूं, इधर लिख दे रहा हूं, उधर लिखता हूं मिटा के। इसको जब सोल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो xz इंटू में 2, तो क्या बनेगा 2xz। ठीक है, ये 2 है भाई। ठीक है, तो 2 इंटू xz, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, y इंटू में z प्लस में x। तो मुझे y की वैल्यू, हालांकि मैं डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन भाई अगर किसी को लगता है ना कि नहीं हमारा तो मैथ में शुरू से हाथ तंग रहा है, तो भाई उनका हाथ खुला करवाना है, तो इसलिए सारी बातें मैं लिख देता हूं। हालांकि मैं y को डायरेक्ट लिख देता, लेकिन भाई कोई बच्चा ऐसा ना कहे, जिसको आता है देखो उसके लिए बहुत अच्छी बात है, वो वीडियो को स्पीड में भी करके देख सकता है, लेकिन जिसको नहीं आता भाई उसका भी ख्याल है थोड़ा सा। ठीक है, तो xz इंटू 2, तो 2xz बना, और y इंटू जेड प्लस एक्स ये था, तो y की वैल्यू बटे में z प्लस, तो कहीं पे दिख रहा है, दिख रहा है भाई 2xz अपॉन में z प्लस x। ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब रहेगा। तो डी ऑप्शन इसका जवाब है, आसान है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लगा देते हैं, और मैं एक बार लाइट को चालू कर दूं तो अब ठीक है, थोड़ा सा लाइट कम हो गई थी। तो क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ चुका है भाई, इसको करो तब तक तुम। लाइट आज भी चली गई, फिर मुझे लगा क्यों ना पूरा ही करवा दूं भाई। ठीक है, कोशिश करते हैं भाई पूरा हो जाए आज ये पेपर हमारा। तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि इसका एक गुणनखंड क्या होगा, यानी कि फैक्टर पूछ रहा है इसका क्या होगा। तो यहां पे क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 9z स्क्वेयर और प्लस में 6yz। ठीक है, इसका फैक्टर आपसे पूछना चाह रहा है। तो देखो सबसे पहली बात तो यहां पे ये yz हमें दिखाई दे रहा है, ये yz दिखाई दे रहा है, इसका मतलब y और z को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको लिखा मैंने एक्स स्क्वेयर, माइनस मैंने कॉमन ले लिया इसमें, इसमें और इसमें, तो ये क्या बनेगा वाई स्क्वेयर प्लस 9z स्क्वेयर, और प्लस में प्लस का अब ये माइनस बन जाएगा 6yz। ध्यान रखना मुझे yz इसमें दिखा तो मैंने y और z वाले को इकट्ठा कर दिया। अब ये क्यों किया, तुम मुझे बस इतना सा बता दो, अगर मैं कहूं कि y माइनस 3z का स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो सभी को फॉर्मूला आता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना, ये सबको पता है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस का 2ab, ऐसा होता है। तो इसी के आधार पर इसको अगर सोल्व करूंगा तो ये बनेगा वाई स्क्वायर प्लस 3z का स्क्वायर यानी कि 9z स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और z का स्क्वायर z स्क्वायर, माइनस 2 इंटू a इंटू b, तो 2 3 6 yz बनेगा माइनस का, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब इस पूरे को मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूं क्योंकि ये फॉर्मूला बन गया भाई। तो इसको मैंने रिप्लेस किया y माइनस 3z के स्क्वायर से। ठीक है भाई, क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो यहां तक अगर बात समझ में आ गई तो फिर से ये एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम क्या लिखते हैं, दिस इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसको हम ये लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान रखना इस पूरे को मैं बी बोल रहा हूं, फिर से सुनो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पूरे को बी बोल रहा हूं। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा ए प्लस बी, भाई ये a है, इसमें इसको प्लस कर देना,
फिर मैं लिखूंगा a माइनस बी, ये b है, तो जब इसको माइनस करूंगा तो ध्यान रखना माइनस से ये माइनस हो जाएगा और ये बन जाएगा प्लस। माइनस जब करते हैं तो फिर साइन पलट जाते हैं, जबकि प्लस करने पे a प्लस बी, तो जब b को प्लस किया तो एज इट इज आ गया, उसमें कोई साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन माइनस से साइन चेंज होता है, तो देखो x प्लस वाई माइनस 3z और x माइनस वाई प्लस, ये तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है भाई, आगे देखते हैं कोई ऑप्शन है। तो x प्लस वाई माइनस 3z और x माइनस वाई प्लस 3z, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, ये इसका जवाब है भाई, ऑप्शन सी इसका जवाब रहेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा भाई, कोशिश तो की है मैंने। ठीक है, तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन आ गया, और भाई क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला सा दिख रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बोल के बताऊंगा, किसी को नहीं समझ में आ रहा हो, नहीं दिख रहा हो और पीडीएफ लेनी है तो भाई मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, इसकी पीडीएफ वहां पर प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, ये जो हम क्लास पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन क्या है कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई a और b है। समलंब चतुर्भुज कैसा होता है, जिसको ट्रेपीजियम बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, जो द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम आर a एंड b, इसकी असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई क्या होगी। यानी कि इसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट है, अगर हम उनको मिला देंगे तो उसकी लंबाई कितनी होगी। तो ये कैसे करना है पहले मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो, समलंब चतुर्भुज ट्रेपीजियम होती है भाई, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम को क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज। अब ये तो नाम हो गया भाई, ये दिखती कैसी है, लो भाई तुम्हें दिखाते हैं। ये समलंब चतुर्भुज है। ठीक है भाई, इसमें ये जो साइड्स हैं ए और बी, ये ए और जो बी साइड्स हैं ये आपस में पैरेलल हैं। यानी कि ये साइड्स आप कितनी मर्जी लंबी खींच लो, ये आपस में कभी मिलेंगी नहीं। ठीक है, ये पैरेलल है। ये जो साइड्स हैं ये अनपैरेलल है, इनको ऐसे भिड़ाऊंगा तो इधर मिल जाएंगे और इधर तो ये कभी मिलेंगे नहीं जिंदगी भर। ठीक है, तो वो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अगर असमांतर भुजाओं के मिड पॉइंट को, ये मिड पॉइंट हो गया, देखो इसका ये क्या है मिड पॉइंट, इसी तरह से इसका मिड पॉइंट क्या है, ये है। तो इनको अगर मैं मिलाऊंगा तो ये जो लाइन आएगी इसकी लंबाई कितनी होगी। क्वेश्चन क्लियर है सबको। ठीक है, तो इसकी लेंथ पूछ रहा है, तो इसकी लेंथ बिल्कुल आसान है। कैसे, ये a है ये b है, तो तुम इसका सीधा ही आंसर क्या करना, a प्लस बी बटे में 2। आंसर कितना बनेगा, a प्लस बी बटे में 2, ऑप्शन नंबर बी आंसर आ गया। अब मुझे पता है कुछ एक को हजम ही नहीं हुआ होगा, बोला ऐसे कैसे आ गया, तो समझो, पहले समझा देता हूं मैं तुम्हें कि ये ऐसे आया क्यों। इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है भाई, पहले इस प्रॉपर्टी को समझ ले। एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, कोई भी ट्रायंगल हो भाई, कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसी बनाना, तुम थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बना सकते हो। देखो मैं थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बना देता हूं, नहीं तो किसी के मन में ऐसे ऐसे विचार आएंगे कि बोला ऐसी वाली की ट्रायंगल भी होता होगा ऐसा। ये लो, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, 3 भुजा है इसके अंदर। तो एक प्रॉपर्टी होती है क्या कि अगर हम किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को, साइड्स के मिड पॉइंट को अगर मिला के ज्वाइन करते हैं, तो मान लो ये ट्रायंगल है ए बी सी, तो ए के सामने वाली साइड होती है ए, इसी तरह से बी के सामने होती है बी और सी के सामने होती है सी। ठीक है, तो यहां पे प्रॉपर्टी में क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर किसी भी ट्रायंगल के अगर हम साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो ये जो लाइन खींची जाती है, ये लाइन हमेशा ही इसके क्या होती है, पैरेलल। ध्यान रखना, बशर्ते कि ये मिड पॉइंट्स होने चाहिए। इन पॉइंट्स के नाम ले लेते हैं, इनके नाम है ना यहां पे मैं रख देता हूं, लेट दिस इज पी एंड दिस इज क्यू। ठीक है, तो पी क्यू जो है, दिस इज पैरेलल टू लाइन बीसी। पी क्यू जो है बीसी के पैरेलल है, और यहां पर पी और क्यू ये क्या है, दीज आर मिड पॉइंट्स। ये क्या है भाई, ये मध्य बिंदु है, ये मिड पॉइंट है। ध्यान रखना, पी और क्यू है मिड पॉइंट। तो अगर पी और क्यू मिड पॉइंट है तो ये जो लाइन पी क्यू है ये इस बीसी की क्या होगी, पैरेलल होगी। इसके साथ साथ एक बात और भी होगी, क्या कि अगर बीसी की लंबाई a है तो इस पी क्यू की लंबाई क्या होगी, a/2। यानी कि अगर ये 20 है तो भाई ये 2 होगी, सॉरी 10 होगी। ये 20 है तो ये कितनी होगी, 10 होगी। यानी कि इसका आधा यहां पर बनेगा। अब तुम्हें अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब मैं एक बार ऊपर वाले को एक्सप्लेन कर दूं भाई।
ठीक है, जो तुम्हें लग रहा था कि भाई ये कैसे होगा, तो हम एक नए रंग की लाइन लगाते हैं यहाँ पर, नीले रंग की लाइन, और ये मैंने एक नीले रंग की लाइन लगा दी है यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे मैंने ये नीले रंग की लाइन लगाई तो इस नीले रंग की लाइन से देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये लगा दी। इस नीले रंग की लाइन से आपको दो ट्रायंगल दिखाई देनी चाहिए, उस ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा बता देता हूं। दिस इज पॉइंट P, दिस इज O एंड दिस इज Q। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले को देखेंगे। किस वाले को? इस वाले को, इस वाले को। ठीक है भाई, इस वाले को देख रहे हैं। इस ट्रायंगल में तुम मुझे बस इतनी सी बात बता दो कि अगर ये वाली जो ट्रायंगल तुम्हें दिखाई दे रही है तो ये P मिड पॉइंट था, ये मिड पॉइंट है, यहां पर भी हमने मिड पॉइंट ले रखा है, तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, एक किस्म से इस लाइन का मिड पॉइंट होगा। होगा कि नहीं होगा? है ना, होगा ना। तो अगर ये मिड पॉइंट है दोनों, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो मुझे बताओ ये कितनी होगी। तुम कहोगे सर जी ये पूरी B है तो ये B/2 होगी, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि अभी मैंने तुम्हें बताया कि अगर ये पूरी A है तो ये मिड पॉइंट होने से ये इसकी आधी होगी, यानी कि A/2, तो ये B है तो भाई ये B/2 होगी। फिर से अब इतना समझ में आ गया, तो फिर से अब आ जाओ लाल वाली ट्रायंगल के अंदर। लाल वाली ट्रायंगल कौन सी है? ये वाली लाल दिख रही है, लाल लाल, ये वाली लाल। फिर से देखो इस वाली ट्रायंगल के अंदर, किस की बात कर रहा हूं? इसकी बात कर रहा हूं भाई अब की बार में। इस वाली ट्रायंगल के अंदर ये फिर से मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो मुझे बताओ ये कितनी होगी। तो तुम कहोगे कि ये मिड पॉइंट है तो सर जी इसकी आधी होगी ये, इसका मतलब ये A/2 होगी, इसमें तो कोई रट्टे वाली बात ही नहीं है। यहां से यहां तक कितनी होगी? अगर ये ट्रायंगल है हमारी तो ये मिड पॉइंट्स हैं, तो ये A है तो ये A/2 होगी, बिल्कुल होगी भाई। तो अगर ये आ गई तो हमसे तो पूरी PQ की लंबाई पूछ रहा था, तो PQ की लंबाई क्या लिखूं? तुम कहोगे सर जी B/2 प्लस A/2 लिख दो, और तो दोनों का बेस सेम है तो A प्लस B/2 लिखा जा सकता है। यही तो पूछना चाह रहा था, और क्या पूछना चाह रहा था हमसे? तो बस यही बता दिया हमने। है एलसीएम लोगे तो तुम 2 एलसीएम आएगा तो B प्लस A लिख दोगे वहां पे, तो आंसर कितना बनेगा? A प्लस B/2। खत्म हो गया बस। चलो भाई अगले की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ गया भाई, तब तक तुम पढ़ो। मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन अब दोबारा कहीं पर दिख जाए ना तो इतनी राम कहानी मत लिखना, बस सीधा ही लिख देना एक्सप्लेन मैंने कर दिया कि ऐसा हुआ क्यों। और ध्यान रखना, कोई ना कोई जो भी नई बात पता लगेगी तो उसका फायदा होगा जीवन में, ठीक है, तो इसलिए उनको ध्यान से सुनना है। किसी कक्षा के 6 छात्रों की औसत आयु निम्न है, यानी कि एवरेज एज ऑफ 6 स्टूडेंट्स दे रखी है क्लास की, 13, 14, 18, 16, 19 एंड 12। इनकी माध्यिका क्या होगी? माध्यिका को क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। ठीक है, मीडियन, मीडियन बोले तो माध्यिका। माध्यिका क्या होता है? बेसिकली एक मिड पॉइंट निकालने का तरीका होता है। जैसे मीन होता है, मीन मतलब औसत, एवरेज, इसी तरह से मोड होता है, मीन, मोड, मीडियन और रेंज, ये 4 होते हैं। मीन मतलब माध्य यानी कि औसत, मीडियन मतलब माध्यिका, मोड मतलब बहुलक और रेंज मतलब परिसर। ठीक है, तो बात करेंगे धीरे धीरे, माध्यिका की बात आ रही है फिलहाल। तो माध्यिका के लिए अगर मुझे इनका मीडियन निकालना है तो सबसे पहले कंडीशन होती है कि आप डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, यानी कि आरोही या अवरोही क्रम में इसको लिखें। तो आरोही क्रम में लिखते हैं, बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले 12 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 14, फिर 16, फिर 18 और लास्ट में आएगा 19। कितनी है देख लेना एक बार, 3 और 3 6 है। ठीक है, तो इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिख दो, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ या बड़े से छोटे की तरफ आपने लिखना है। 12, 13, 14, ठीक है, फिर 16, फिर 18 और लास्ट में 19। तो हमें क्या निकालना है? अब मिड पॉइंट निकालना है। अब मिड पॉइंट कैसे निकलेगा भाई? देखो ये 5 फिंगर है, मैं कहता हूं इसका मिड पॉइंट निकालो, तो भाई ये मिड पॉइंट बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे है ना। मिड पॉइंट कैसे है? साफ दिखाई दे रहा है। ये बोला ये पकड़ लो, ये फिंगर, ये मिड पॉइंट आ गया। लेकिन अगर इस तरह का डाटा आ जाए, यानी कि वैल्यूज 5 9 के 6 हो जाए, तो फिर मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? बोला सर मिड पॉइंट तो देखो यहां आना चाहिए, इसका यहां आना चाहिए, लेकिन यहां कुछ दिख नहीं रहा। हम कुछ कहेंगे बोला सर 14 16 के बीच में 15 आएगा। बिल्कुल ठीक देखा आपने। कैसे?
कि इन दोनों के बीच में अगर हमारे पास 5 नहीं 6 वैल्यू आ जाए या 4 वैल्यू आ जाए या 10 वैल्यू आ जाए, तो उसमें क्या करना है, बीच वाली 2 वैल्यूज को लेना है, इकट्ठा करना है। तो इस इकट्ठा करने के बाद दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना और ये मिलेगा आपको मीडियन। तो कितना बनेगा, 30/2 यानी कि 15। बस ये आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। क्लियर। तो ध्यान रखना, अगर 3 वैल्यूज है 1 2 और 3, तो ये क्या है आपका, ये क्या है आपका मीडियन। लेकिन अगर वैल्यू 4 आ जाए, अगर 4 वैल्यू आ जाए, तो फिर इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना, तब जाके मिलेगा आपको मीडियन यानी कि माध्यिका। बस इतनी सी बात है यहाँ पे। तो बीच वाली 2 वैल्यू ले ली, 2 इधर छोड़ दी 2 इधर छोड़ दी, हिसाब बराबर का रखना है भाई। ठीक है, तो इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं, और ये भी भाई इसी का आ गया, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहां पे क्या कह रहा है, केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों में आनुभविक संबंध है। भाई देखो, अब इसकी इंग्लिश मुझे भी नहीं आती, हाँ मैं ये तुम्हें बता देता हूं कि ये होते क्या है। एक होता है मीडियन, मीडियन यानी कि माध्यिका, एक होता है मीन यानी कि माध्य, ठीक, एक होता है मोड जिसको बोलते हैं बहुलक, एक होता है रेंज, रेंज जिसको बोलते हैं परिसर, परिसर या प्रसार कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ये चीज होती है, ये 4 चीजें होती है, और यहां पे इनके बीच में एक रिलेशन होता है, क्या, मोड इज इक्वल्स टू 3 टाइम मीडियन माइनस मीन। ठीक है, 3 टाइम मीडियन माइनस 2 टाइम मीन, ये 2 टाइम मीन होता है, इनके बीच में ये एक रिलेशन होता है। ठीक है भाई, कि जो मोड होता है, जो बहुलक होता है, वो 3 टाइम मीडियन माइनस 2 टाइम मीन होता है। ये मोड क्या होता है, बहुलक, ये क्या होता है, माध्यिका। ये इनके बीच में एक रिलेशन होता है, इसे आपने याद रख लेना है, और ये है माध्य, इसे आपने याद रखना है। क्या, जो बहुलक है वो, जो मोड है वो 3 टाइम मीडियन माइनस 2 टाइम मीन होता है। तो अब ऐसा कहीं लिखा होगा, लेकिन यहां तो यार माध्यिका करके लिखा हुआ है, तो क्यों ना माध्यिका बना लेते हैं हम। तो तुम मुझे बताओ, 3 टाइम मीडियन, आंसर मीडियन में लिखा हो ना, तो इस मीन को इधर फेंक दो भाई, तो क्या बनेगा, मोड प्लस 2 टाइम मीन, ये ऐसा बन जाएगा। तो देखो, मोड प्लस 2 टाइम मीन यानी कि 3 टाइम मीडियन किसके बराबर होता है, मोड प्लस 2 टाइम मीन के बराबर। तो फिर ये वाला आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ठीक है, याद रखना रिजल्ट को, रिजल्ट याद रहेगा तो फिर आंसर देखो फ्री का नंबर था। ठीक है, तो 3 टाइम मीडियन इक्वल्स टू क्या होगा, मोड प्लस 2 टाइम मीन के बराबर। तो इसी के साथ फिर आगे बढ़ चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ चुका है, आ गया, आ गया, अगला क्वेश्चन आ गया। यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी। ठीक है, इफ अ पर्सन सफर्स 20% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, ये लिखा हुआ है यहां पे, बशर्ते कि उसने स्पेशली बोला है, देन फाइंड हिज परसेंटेज लॉस ऑन सीपी। आपको बता दूं, परसेंटेज लॉस या परसेंट प्रॉफिट यानी कि लाभ का प्रतिशत जो होता है वो सीपी पर होता है, या हानि का जो प्रतिशत होता है वो किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। ठीक है, ये समझ रहे हैं, लाभ प्रतिशत, पी फॉर प्रॉफिट, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ बटे में क्रय मूल्य, सीपी मतलब क्रय मूल्य इंटू में 100%, हानि परसेंट, हानि बटे में क्रय मूल्य इंटू में 100%। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहां पर बात कुछ और की गई है, क्या, कि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। अब इस बात को समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। 20%, 20% क्या होता है, 20 बटे में 100। आप इसको काट के भी ले सकते हैं, 1/5 भी ले सकते हो, सीधा रखो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ले सकते हो। तो अब मुझे बताओ ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस है, यानी कि ये विक्रय मूल्य है, क्योंकि उसने बोला कि व्यक्ति को 20% की जो लॉस हो रहा है, हानि हो रही है, वो सेलिंग प्राइस पर हो रही है, यानी कि ये सेलिंग प्राइस है, और ये क्या है हमारा लॉस, यानी कि ये हानि है। तो तुम मुझे बताओ, अगर किसी आदमी को, आदमी का जो सेलिंग प्राइस है वो 5 रुपए है, और इसने किसी आर्टिकल को बेचा था 1 रुपया लॉस में,
₹5 का बेचा तो उसको लॉस कितना हुआ, ₹1 का। तो तुम मुझे बताओ उसने खरीदा कितने का होगा, तुम कहोगे ₹6 का। ये ध्यान रखना, ये बात गड़बड़ नहीं करनी। मैं कह दूं कि तुमने एक पेन बेच दिया ₹5 का और तुम्हें ₹1 का लॉस हो गया, तो तुमने खरीदा कितने का था, तुम कहोगे सर जी 6 का खरीदा था। तो ₹5 पे ₹1 लॉस है, तो 5 पे 1 लॉस है, तो फिर खरीदने का रेट तो इससे ज्यादा, तभी तो मैं कहूंगा ना लॉस हुआ है। 6 की चीज 5 में बेचूंगा तभी तो 1 का लॉस होगा। तो अब पूछ रहा था तुमसे कि उसका परसेंटेज लॉस, यानी कि क्रय मूल्य पर उसका परसेंटेज लॉस क्या होगा। तो परसेंटेज लॉस यानी कि हानि प्रतिशत में कैसे लिखूंगा, 1 बटे में सीपी विच इज 6 इंटू में 100%। तो 2 से काटा 3 पे, 2 से 50 पे, और ये बन गया 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%, यानी कि 50/3, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे आप इसको कर सकते थे। क्लियर। तो भाई आगे बढ़ नहीं रहा, ये लास्ट ही है इसका मतलब। ठीक है, तो ये था हमारा बचा हुआ पोर्शन। जो क्वेश्चन हमारे बच गए थे उनको हमने कर लिए हैं। तो अगली क्लास में फिर से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, अगर आपका विचार कुछ और है तो मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बता देना भाई कि आप किस तरह से पढ़ना पसंद करेंगे। तो इसी के साथ फिर आज की क्लास को खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।